लोग चलते हैं। करेंट अफेयर में हम लोग इंडेक्स का टॉपिक चल रहे हैं, सूचकांक, जिसमें भारत की स्थान क्या है, भारत के पड़ोसी देशों का स्थान क्या है और सूचकांक में टॉप पर कौन है, इस बात को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करेंट अफेयर में आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थान क्या है। पिछले क्लास में हम पढ़ाए हुए हैं, भारत के साथ साथ जो जो पड़ोसी हैं उन सबको बताए हुए हैं हम। और आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। बहुत बढ़िया, छोटा टॉपिक है लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज जो भारत की मीडिया है जिसको आप देखते हैं, वो मीडिया का स्थान इस सूचकांक के अनुसार विश्व स्तर पर क्या है, वो सारी चीज़ों को हम लोग आज सीखेंगे। और भारत के अलावा भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सारे देशों का स्थान प्रेस के में क्या है विश्व स्तर पर, इसको भी हम लोग देखेंगे। बात समझ गए? तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, और हेडिंग डालिए और लिखिए क्या, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। हेडिंग डालिए पहले, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। अंग्रेजी हमारा ज़्यादा मजबूत है, इसलिए वर्ड मीनिंग मिला लीजिएगा। अब इसका हिंदी लिख दे, नहीं तो कई लोग कहेगा कि हिंदी नहीं लिखे हैं सर, क्योंकि हम हिंदी को ज़्यादा प्रमुखता से लिखते हैं। वर्ल्ड मतलब विश्व, प्रेस, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, इंडेक्स मतलब होता है सूचकांक, और बात हम लोग 2026 का कर रहे हैं। और इसको बाउंड्री चौहद्दी एकदम मार दीजिए, एकदम चारों तरफ से। हो गया? अब देखिए, कई बार हम बता रहे हैं कि अब हर एक वर्ष, अगर मान लीजिए आपका 2026 में नौकरी हो गया, तो 27 में इसको नहीं पढ़ना होगा। करेंट अफेयर का कॉपी जिस तरीके से हम बताए हैं वैसे ही बनाइएगा। हमारे हर टॉपिक के बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस के बाद एक पन्ना छोड़ा है ना, देखे, वो एक पन्ना छोड़ल है, एक पन्ना, उसमें अपने से ऐड करते रहना है। करेंट अफेयर में देखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी में हम नहीं बोले हैं, लेकिन करेंट अफेयर में हम हर बार बोले हैं कि जैसे ही एक टॉपिक खत्म होता है तो एक पेज छोड़ के तब अगला इस टॉपिक को लिखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। क्यों? क्योंकि अगर 2026 के बाद 2027 में पढ़ना होगा तो जो अभी हम बताएंगे कि इसको जारी कौन करता है, सेम रहेगा, मुख्यालय कहाँ है, सेम रहेगा, लेकिन जो रैंकिंग है वो रैंकिंग बदल जाएगा। यानी 26 में, अब अभी जो हम बताएंगे तब 25 का रैंकिंग बताएंगे और 26 का रैंकिंग बताएंगे। जब यही अगले साल बताएंगे तब 25 नहीं बताएंगे, 26-27 बताएंगे। तो आपके कॉपी पे हेडिंग तो देखिए सेम देंगे, यहाँ 26 के हटा के 27 कर देंगे, लेकिन ऐसे ही जब आप बनाइएगा तो आपको बस 27 में क्या करिएगा, तो यहाँ का रैंक उठा के आप मोबाइल गूगल से भी देख के रैंक डाल दीजिएगा, इंडेक्स का कॉपी तैयार। भारत का स्थान क्या है और पड़ोसी का स्थान क्या है, हो गया। पहला पर कौन है, बस काम खत्म। तो हो गया, इतना बात समझ गए। अब आइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थान क्या है, वो तो हम बाद में समझेंगे। पहले तो सवाल है कि सर इस रिपोर्ट को जारी आखिर करता कौन है। तो संस्था का नाम पहले लिखिए, एक एक बात को लिखिए पहले।
कॉपी को एकदम तैयार करिए। देखिए संस्था का जो नाम है, संस्था का नाम, संस्था का नाम क्या है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये संस्था का जो नाम है रिपोर्टर्स विदाउट और बॉर्डर्स, यानी आप समझ रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं? रिपोर्टर्स विदाउट और बॉर्डर्स। बॉर्डर्स यानी क्या लिख सकते हैं? BORDERS, बॉर्डर्स। यही संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करती है। क्या करती है? और जारी करती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कहाँ की संस्था है? तो इसका जो मुख्यालय है, तो ये मुख्यालय कहाँ है? तो ये फ्रांस की संस्था है जो इस सूचकांक को जारी करती है। और आप समझ गए कि फ्रांस का मतलब है पेरिस, और यही इसका मुख्यालय है जो फ्रांस में स्थित है। लिखिए संस्था का नाम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। मुख्यालय कहाँ है? तब पेरिस, मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। समझ गए? अब इस मुख्यालय इसका यहाँ है, तो इसको देखा जाता है, ये मीडिया के स्थान को देते हैं कि किस देश का मीडिया का विश्व में स्थान क्या है। और ये कभी भी उस देश की मीडिया की गुणवत्ता को नहीं बताते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछेगा कि जो ये सूचकांक है, रिपोर्ट है, क्या उस देश के मीडिया की गुणवत्ता को बताता है? तो नहीं, ये मीडिया के गुणवत्ता को नहीं, ये वहां उस देश का जो पत्रकारिता करने का जो माहौल है, वहां पर पत्रकार को स्वतंत्रता क्या है, ये स्वतंत्रता को बताता है। मतलब ये जो रिपोर्ट है उस देश के प्रेस की गुणवत्ता को नहीं बताता है। उस देश की प्रेस यानी पत्रकारिता के माहौल के स्वतंत्रता क्या है, यानी माहौल का क्या स्थिति है, कहीं किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है, उसका माहौल क्या है, स्वतंत्रता क्या है, उसको ये बताते हैं कि इस देश को में स्वतंत्रता का क्या माहौल है। उस अनुसार से ये रैंक देते हैं कि देखिए पहला परे है, दूसरा परे है, तीसरा परे है। बेहतर है या कुछ कमियां हैं वो तो लास्ट में बात करेंगे, अभी सारी चीज़ों को हम लोग बात करते हैं। ये बात समझ गए? मुख्यालय तक यहाँ पर देखा जाता है कि अगर किसी देश को अगर को नंबर दिया गया 0 से 45, तो समझ लीजिए कि ये देश का जो रैंकिंग है इसको मान लिया जाता है कि अत्यंत गंभीर स्थिति में है। उस रिपोर्ट के अनुसार नंबर अगर आ गया 0 से 45 में अगर आ रहे हैं आप, तो अत्यंत गंभीर स्थिति है। और अगर 45 से 55 में अगर है आपकी स्थिति, तो इसको कठिन में रखा गया है, कठिन में आपको रखा गया है। और जब 55 से 70 में आपको रखा गया है, तो इसको क्या, समस्याजनक, मतलब आप ये दोनों से ऊपर हैं लेकिन आपके यहाँ भी समस्याजनक यानी समस्या उत्पन्न होने लगी है प्रेस की स्थिति में, यानी प्रेस की माहौल में आपको ये समस्याजनक। और अब 70 से अगर 85 में है आपका नंबर है, तो इसको संतोषजनक माना जाता है, यानी संतोषजनक है। और अगर 85 से आप अगर 100 में आपको नंबर दिया गया, तो ये सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा। कॉपी पर लिखिए जल्दी। 0 से अगर 45 के बीच में अगर मान लीजिए अगर नंबर आया, तो आप समझ लीजिए ये कहाँ है, तो गंभीर स्थिति में। 45 से 55 तो कठिन, 55 से 70 तो समस्याजनक, 70 से 85 तो संतोषजनक, और 85 से 100 है तो सबसे अच्छा। और भारत कहाँ है,
जब रैंक बताएंगे तो आपको पूछेंगे हम, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे नहीं, अब यहाँ लेके आएंगे लास्ट में। ये बात समझ गए? हो गया। रिपोर्ट तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इस पैमाना क्या है रिपोर्ट जारी करने का, तो वहां का देखा जाता है कि राजनीतिक संदर्भ क्या है। राजनीतिक संदर्भ क्या है, कानूनी ढांचे वहां क्या हैं, यानी प्रेस के लिए कानूनी ढांचा वहां क्या है, उसके बाद आर्थिक संदर्भ क्या है उस देश में पत्रकार का, यानी पत्रकारिता के माहौल का, और उसके बाद देखा जाता है कि सुरक्षा कितना है पत्रकार को। बात समझिएगा, ये पैमाना है, पैमाना। अरे लिखो जल्दी जल्दी। राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सुरक्षा। ये पीडीएफ लगाए तो तुरंत खत्म हो जाता है। एक एक लाइन जब लिख रहे हैं, जैसे जैसे लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, वैसे वैसे लिखिए और समझिए। ये लिख लिए, अब ये लिखिए पैमाना, ये बता रहे हैं एक तरह से पैमाना लिखिए। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, रिपोर्ट कौन तैयार करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कहाँ इसका मुख्यालय है? फ्रांस की संस्था है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। और इसको तैयार करने के दौरान एक पैमाना तैयार किया जाता है, राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ और सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। चलिए, राजनीतिक संदर्भ के आगे देखिए। राजनीतिक संदर्भ मतलब क्या होगा सर? तो राजनीतिक संदर्भ कहने का मतलब कि सरकार, यानी कहाँ की सरकार, मतलब जिस देश का इनको रिपोर्ट निकालना है उस देश का राजनीतिक जो ताकतें हैं और सरकार, इनकी जो मीडिया को नियंत्रित करने की, प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति क्या समर्थन है, इस बात को ध्यान रखा जाता है कि जो वहाँ की सरकार है या राजनीतिक ताकतें हैं, वो मीडिया को नियंत्रित करने की जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसके प्रति समर्थन क्या है। लिखिए, राजनीतिक संदर्भ के आगे लिखिए, सरकार और राजनीतिक ताकतों, सरकार और राजनीतिक ताकतों की मीडिया को नियंत्रित करने की, सरकार और राजनीतिक ताकतों की मीडिया को नियंत्रित करने की प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति समर्थन। हो गया। आर्थिक संदर्भ, आर्थिक संदर्भ में आप समझ रहे हैं, मतलब ये तो कानूनी ढांचा है, तो कानूनी ढांचा ही समझ लीजिए। कानूनी ढांचा यानी पत्रकार को जो काम करना है, मतलब उस देश में जो काम करना है, आज़ादी उसको देने वाले कानून क्या क्या हैं। बहुत सारे देश है उनमें चुनाव नहीं होता है, तो वहाँ पर स्वतंत्रता का पत्रकार को क्या माहौल मिला हुआ है, वहाँ के संविधान में क्या अधिकार दिया गया है। कानूनी ढांचा का मतलब वही बात हो गया, यानी पत्रकारों को काम करने की आज़ादी जो देने वाले कानून हैं, उनकी बात कानूनी ढांचे के अनुसार वहाँ देखा जाता है। तो लिखिए, पत्रकारों को काम करने की आज़ादी देने वाले कानून, कानूनी ढांचा समझ जाइएगा। अब आइए आर्थिक संदर्भ। आर्थिक संदर्भ मतलब कि जो मीडिया आपको जो खबर दिखाती है, तो उस मीडिया पर विज्ञापन का दबाव होता है। कई सारे देश हैं कि अगर सरकार के खिलाफ ज़्यादा न्यूज दिखाएंगे तो उनको सरकार की तरफ से विज्ञापन ही नहीं मिलेगा। आप लोग कहते हैं कि जिसकी भी सरकार होती है वो ज़्यादा खबर सरकार के पक्ष में दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह मजबूरियां भी होती है, क्योंकि विज्ञापन का जो दबाव है, अगर नहीं दिखाएंगे तो विज्ञापन नहीं मिलेगा, विज्ञापन नहीं मिलेगा तो लॉस में चल जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो आर्थिक संदर्भ में लिखिए कि आर्थिक स्थिति
और विज्ञापन का दबाव। सुरक्षा, सुरक्षा को तो आप खुद समझ रहे हैं कि पत्रकारों को खबर दिखाएंगे, कहेगा कि खबर नहीं चलना चाहिए। जो मजबूत ताकतवर लोग रहेंगे तो पत्रकार को दी जाने वाली जो धमकियां हैं या प्रताड़ना, या पत्रकार बिना डरे रिपोर्टिंग करने का माहौल उस देश में क्या है, ये सुरक्षा में आपको आ जाएगा कि पत्रकार को रिपोर्टिंग करने के लिए जो स्वतंत्रता है वो माहौल क्या है। क्या पत्रकार अपने से हर न्यूज दिखा सकता है, या कुछ लोग हैं जो कि डरा रहा रहे हैं कि देखिए हिसाब से। तो ये आपको सुरक्षा में लिख लीजिए कि पत्रकारों को दी जाने वाली धमकियां या पत्रकार बिना किसी डरे रिपोर्टिंग करने के जो माहौल है उसको सुरक्षा में देखा जाता है। अब सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, यानी सामाजिक मतलब समझ रहे हैं आप कि समाज, और समाज में मीडिया और पत्रकारों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है, ये सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं कि समाज में पत्रकारों यानी मीडिया और पत्रकारों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है, ये सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में सुरक्षा है। यानी कि पत्रकार को बिना किसी डरे वहां पर पत्रकारिता रिपोर्टिंग करने का माहौल क्या है, यहाँ आ गए। आर्थिक संदर्भ में हम लोग समझ लिए कि सरकार वहां पर विज्ञापन का दबाव होता है। आर्थिक स्थिति जो पत्रकार है उनको अपना मीडिया चैनल को देखना रहता है ना कि आर्थिक स्थिति कहाँ से बेहतर हो। कानूनी ढांचा, यानी पत्रकार को बिना डरे आपको जो पत्रकारिता करने का वहाँ का जो आज़ादी देने वाले जो कानून है वो यहाँ पर कानूनी ढांचा। राजनीतिक संदर्भ हम लोग समझ गए कि सरकार और राजनीतिक ताकतें जो मीडिया को नियंत्रित करने की जो ताकतें हैं उनको प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति समर्थन क्या है, इसको यहाँ देखा जाता है। पॉइंट लिख लिए? अरे लिख लिए सब कोई? अब चलिए, अब हम लोग ये चीज देख लिए, इसका पैमाना देख लिए, नंबर देख लिए, ये संस्था का नाम देख लिए। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं कि अब इसमें स्थान किसका किसका क्या है। अब इसमें स्टार्टिंग के टॉप 5 समझिए। इसमें पहला स्थान पे नॉर्वे है। आपको पता होगा कि नॉर्वे में कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री, हम सभी के अभिभावक नरेंद्र मोदी जी यही नॉर्वे में गए थे। आप देखे थे कि वहां पर एक पत्रकार सवाल की और वहां पर जवाब मोदी जी शायद चले गए, जवाब नहीं दिए, जिसको मीडिया में खूब चलाया गया। विपक्ष भी आवाज उठाया, कई तरह के लोग बातें कहें, तो राजनीतिक बात है, यहाँ हम पढ़ाई वाली बात कर रहे हैं। तो इसी नॉर्वे में, और ये नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष ये पहला पर है लगातार। अब दूसरा पर कौन है, तीसरा पर कौन है, चौथा पर कौन है, पांचवा पर कौन है। पहला तो आपको याद चाहिए, पहला क्या चाहिए कि आपको याद चाहिए। दूसरा अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहला याद चाहिए। अभी टॉप 5 लिखिए। नीदरलैंड दूसरा पर, एस्टोनिया, एस्टोनिया लिखिए। चौथा पर डेनमार्क लिख लीजिए। जितने भी आपको हम बताए थे ना यूरोप में आपको जो देश हैं, जो वही सब अधिकतर रहते हैं। क्यों रहते हैं लास्ट में बताएंगे। और पांचवा पर लिख लीजिए नॉर्वे, नीदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क, स्वीडन होगा। ये टॉप 5 के देश हैं जो कि कहां पर टॉप 5 हैं। ये आपको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में, तो ये टॉप 5 हैं, यानी नॉर्वे, नीदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क और स्वीडन लिख लिए। अब आइए हम लोग अपने प्यारा भारत पर आते हैं। भारत का स्थान, ये टॉप 5 है, इसमें तो भारत का नाम नहीं आया। भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान
पहले आप बताइए कि 2025 में क्या है। 2025 में भारत का स्थान, अरे कोई बताओ ना, 151। इसीलिए पूछे कि 25 में 151 है और सीधे एक साल के बाद जब इसका रिपोर्ट जारी हुआ तो 157, यानी कि 6 अंक और नीचे गिर गए हम लोग। ये भारत के ये मीडिया का ये स्थान है, किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये भारत की स्थान है। अब समझिए, ये तो भारत की स्थान हुआ। अब आइए पाकिस्तान को समझिए, नेपाल को समझिए। इस सब का स्थान क्या है? तो नेपाल का 87 है, खाली नेपाल का 87 है। अब पाकिस्तान का कितना है? अरे 157 है तो 153 है, यानी कि रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का रैंक देखिए, ये सब दिया है कम, माने भारत का स्थिति ज्यादा खराब उस सबको लग रहा है। लास्ट में बताएंगे कुछ सूचकांक में भी कमियां है। क्या पूरी तरीके से हम लोग सूचकांक इतना भी पारदर्शी नहीं है? और क्यों नहीं है, पहले ये सब देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में हम एक लाइन बोलेंगे, उसको भी ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। अब आइए भूटान, नेपाल के बाद भूटान को भी देखिए। भूटान बताइए, म्यांमार बताइए, कुछ आप लोग भी बताइए। भूटान का कितना है? 150, म्यांमार का 166, और बताइए श्रीलंका, श्रीलंका का बताइए। श्रीलंका का 134। देखिए अभी तक हम जितना लिखे भारत के पड़ोसी में, चाहे श्रीलंका का लिखे, चाहे पाकिस्तान का, चाहे नेपाल का, भूटान का, म्यांमार का, भारत से सबका बढ़िया है। अगर ये रिपोर्ट के अनुसार देखिएगा तो भारत का स्थान इस वर्ष 157, इसके पहले वर्ष यानी 2025 में कितना था? तो आपको 151। ये बात समझ गए। अब अंक देखिए, अगर 87 अगर इसका है 87, तो देखिए तो 87 कहाँ है? यानी 85 से 87 एम आ रहा है का नंबर। आई कहाँ आ गया? सबसे अच्छा में आ गया। कौन है? नेपाल है। नेपाल, पाकिस्तान, इस सब का तो अत्यंत गंभीर। भारत कहाँ है? 157, तनी पहुंचिए तो 157। तो अब भारत का स्थिति क्या है? तो भारत कहाँ आ जाएगा? तब भारत आ जाएगा यहाँ, यानी इसका अंक यहाँ है, यानी कठिन और अत्यंत गंभीर वाले स्थिति में भारत को भी रखा गया है। इस बात को अब समझिए। अब आइए दो गो नोट लिखिए। अब आगे क्या लिखिए? नोट लिखिए। नोट करके नीचे लिखिए, नोट करके लिखिए कि इस वर्ष दुनिया के 100 से अधिक देशों में, दुनिया के 100 से अधिक देशों में प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट आई है। ध्यान रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट आई है। मतलब इस सूचकांक के अनुसार पैमाना जब तैयार किया गया तो देखा गया कि जो दुनिया के 100 से अधिक देश हैं, यानी 100 से अधिक देश हैं, तो ये रैंक कितना देशों में बनता है? नहीं लिखे हैं। तो टोटल 180 देश हैं। 180 में ये सब स्थान है इधर। तो 180 में 100 से अधिक ऐसे देश हैं, 100 से अधिक देश जहां की प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट आई है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 स्टार मार दीजिएगा, 2-3 स्टार मार के लिख दीजिएगा कि सूचकांक के इतिहास में, लिखिए पीडीएफ लगा देते, सब लिखने का हमको जरूरत नहीं ना रहता,
सूचकांक के इतिहास में, लिखिए, सूचकांक के इतिहास में पहली बार मूल्यांकन किया गया, सूचकांक के इतिहास में पहली बार मूल्यांकन किया गया क्या मूल्यांकन किया गया कि आधे से अधिक देशों को पत्रकारिता के लिए, आधे से अधिक देशों को पत्रकारिता के लिए कठिन या अत्यंत गंभीर के स्थिति में रखा गया है। कठिन या अत्यंत गंभीर, अब आप समझिएगा, अत्यंत गंभीर स्थिति, और यहाँ पर समझिए कि हम क्या लिखे हैं, अत्यंत गंभीर, यानी ए, यानी इसी में हमारा भारत भी इस बार है कि भारत भी है। और जब से रिपोर्ट जारी किया जा रहा है, यानी कि सूचकांक के इतिहास, यानी 2002 से इस सूचकांक को जारी किया जाता है, किसके द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और जब से ये जारी किया जा रहा है, तब से देखा गया कि ये पहली बार मूल्यांकन किया गया कि आधे से अधिक देशों को पत्रकारिता के लिए कठिन या अत्यंत गंभीर के स्थिति में रखा गया है। वो अंक है उसका, जो पैमाना देने का ये तरीका है, ये लोग का कहाँ गया, ये जो पैमाना है, देखिए, ये 0 से 45 अत्यंत गंभीर, 45 से 55 कठिन, और 100 से जो अधिक देश हैं जिनके प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट आई है, और इनके सूचकांक के इतिहास में इनके पहली बार ऐसा हुआ कि आधे से, जब मूल्यांकन ये लोग किया, तो आधे से अधिक देशों को पत्रकारिता के लिए कठिन या अत्यंत गंभीर स्थिति में श्रेणी में रखा गया है। उसमें से भारत की भी स्थान है। अब आइए, अब एक बात और हम बताते हैं। ये रिपोर्ट के बारे में समझ गए, ये रिपोर्ट के बारे में समझ गए। अब हमारी एक बात समझिए, क्या भारत का जो स्थान ये दिए हैं, ये जिस तरीके से, क्या पाकिस्तान, नेपाल, भारत की स्थिति क्या है, वास्तव में मीडिया मतलब प्रेस की स्वतंत्रता में इतना भी नीचे जाने वाला रैंकिंग है? तो बता रहे हैं कि ये सूचकांक इतना भी पारदर्शी नहीं है। अब वहाँ तक कॉपी बंद करिए, अब हमारा बात को समझिए कि किस तरीके से क्या है। देखिए, सूचकांक पूरी तरीके से विशेषज्ञों की राय पर निर्भर है। पहला टॉपिक है, पहला बात समझिए कि जो ये सूचकांक जो जारी हो रहा है, ये सब समझने के लिए बता रहे हैं, समझने के लिए, सूचकांक जब जारी किया जा रहा है तो ये पूरी तरह विशेषज्ञों की राय पर निर्भर कर रहा है। कोई ठोस डाटा इसका नहीं है। क्या नहीं है? ठोस डाटा नहीं है, मान लीजिए। और ये जो विशेषज्ञों की जो राय है, ये इस पर अधिकतर पश्चिमी मीडिया के मानकों का प्रभुत्व है। मतलब उन लोग का ज़्यादा प्रभाव इस सूचकांक में है, क्योंकि वहाँ आप देख रहे हैं पश्चिमी मीडिया फ्रांस है, और मान लीजिए कि उधर का अधिक मीडिया का भारत के प्रति रुख उस तरीके का नहीं है, तो कहेगा कि जी एकदम खराब स्थिति। ये हम मान रहे हैं कि कुछ खराब स्थिति अभी बनी हुई है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना इस सूचकांक के अनुसार। सूचकांक में कमियां क्या है वो समझिए। ये पूरी तरीके से पारदर्शिता इसमें नहीं है, कुछ कमियां है। कमियां क्या है? ये सूचकांक पूरी तरीके से पारदर्शी इसलिए हम नहीं कह रहे हैं। पारदर्शी भी है, सुधार की भी आवश्यकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन सूचकांक ये पूरी तरीके से ये ठोस डाटा नहीं देखते हैं, एक विशेषज्ञों की राय पर निर्भर करते हैं और डाटा जारी कर देते हैं। और इसमें पश्चिमी मीडिया का प्रभुत्व मतलब अधिक है। गुणवत्ता बनाम स्वतंत्रता, दुइये लाइन समझिए, गुणवत्ता बनाम स्वतंत्रता। ये कहते हैं क्या
कि अगर नक्सलवादी और भ्रामक रिपोर्टिंग करने वाली प्रेस भी स्वतंत्र है, यानी इनके अनुसार नक्सलवादी और भ्रामक रिपोर्टिंग करने वाली प्रेस भी स्वतंत्र है यदि उस पर सरकारी नियंत्रण नहीं हो। यानी इनके अनुसार अगर सरकारी नियंत्रण नहीं हो तो भ्रामक खबर, नक्सलवादी खबर की भी रिपोर्टिंग को ये स्वतंत्र मान रहे हैं। बताइए ये कहां तक सही है? इसीलिए हम बोले कि ये इतना भी पारदर्शी नहीं है, लेकिन सुधार की आवश्यकता है। अब बताइए ये बात समझे कि नहीं समझे? आइए पहला एकदम रिवीजन मार दीजिए एकदम। देखिए अब समझ लीजिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026, संस्था का नाम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है जो इस सूचकांक को जारी करती है। कौन सूचकांक को? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। और ये किसी भी देश के गुणवत्ता को नहीं बताते हैं उस देश में पत्रकारिता करने की माहौल की स्वतंत्रता क्या है ये उसको बताते हैं। यहाँ तक बात समझ गए? इसको बताने के लिए ये नंबर से कोडिंग किया जाता है कि अगर जिसको यहाँ पर रखा जाएगा 85 से 100 तो सबसे अच्छा, 70 से 85 तो संतोषजनक, 55 से 70 तो समस्याजनक, और 45-55 कठिन, 0 से 45 अत्यंत गंभीर। और हम लोग इसी में हम लोग के भी देश का ही लोग स्थान दिए हुए हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एक पैमाना मापा गया है और पैमाना में देखा जाता है उस देश का राजनीतिक संदर्भ, आर्थिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। यानी राजनीतिक संदर्भ में हम बता दिए कि सरकार और राजनीतिक ताकतें जो हैं उनको मीडिया को नियंत्रित करने की जो प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति समर्थन को ये राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं। आर्थिक संदर्भ यानी विज्ञापन का दबाव, आप लोग समझ गए। कानूनी ढांचा यानी पत्रकारों को काम करने की आज़ादी देने वाले कानून क्या क्या है उस देश में, वो कानूनी ढांचे के अनुसार वो लोग देखते हैं। और सुरक्षा मतलब पत्रकार को कहाँ दी जाने वाली जो धमकियाँ है और पत्रकार क्या बिना डरे माहौल है पत्रकार का रिपोर्टिंग करने का, उसको ये सुरक्षा के पैमाना पर देखते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश यानी कि समाज में मीडिया और पत्रकारों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है वो इसमें देखते हैं। अब इसी में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में टॉप के 5 देश यानी पहला पर नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष ये पहला पर है, और नीदरलैंड। अब नीदरलैंड के बाद एस्टोनिया, डेनमार्क, स्वीडन। इधर भारत का स्थान 157। टोटल कितने देश का है तो 180 देशों में इस रैंकिंग को जारी किया जाता है, यानी सूचकांक को जारी किया जाता है। और उसमें 180 में पहला स्थान पर नॉर्वे, दूसरा पर नीदरलैंड, तीसरा पर एस्टोनिया, चौथा पर डेनमार्क, पांचवा पर स्वीडन है। ये बात समझ गए? भारत की स्थान उसमें 157 है, 180 में 157, और पिछले वर्ष 2025 में 151 था। अब भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं यानी पड़ोसी देश हैं उनका स्थान, चाहे श्रीलंका को लीजिए 134, भारत से बेहतर है इनके अनुसार। पाकिस्तान 153 यानी 57 से पहले एक और स्थिति कुछ सही है। नेपाल 87, ये तो अच्छा में है। भूटान 150, म्यांमार 166। चीन का नहीं लिखे क्योंकि चीन का भारत से ज़्यादा है, इसलिए चीन का नहीं लिखे हैं हम। तो ये हो गया। अब दुनिया के इस बार जब सूचकांक का आकलन किया गया, मूल्यांकन किया गया, तो देखा गया कि दुनिया के 100 से अधिक देशों में है क्या कि प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट आई है। प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट आई है। और सूचकांक के इतिहास में यानी सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 कब से जारी किया जाता है? 2002 से। तो लगभग सूचकांक के इतिहास में पहली बार मूल्यांकन किया गया कि आधे से अधिक देशों को कठिन या अत्यंत गंभीर वाले स्थिति में रखा गया, और भारत को भी इसी में रखा गया है। इस बात को आप समझ गए?
और भारत के लिए भी एक टॉप लिख लीजिए वहां अगर बचा हुआ है जगह तो। भारत के भी इतिहास में इस बार सर्वाधिक मतलब रैंकिंग में गिरावट आई है इस सूचकांक के अनुसार। यानी जब से प्रेस रिपोर्ट जारी हो रही है उससे लेके आज तक भारत के लिए भी ये सर्वाधिक मतलब नीचे के तरफ गिरावट है, ये पहली बार है इतिहास में। ये बात समझ गए। अब आइए थोड़ा सा हम लोग तुलना कर दें, ये अब गुणवत्ता स्वतंत्रता आप समझ गए। अब बताइए सर, नॉर्वे पहला और भारत, देखिए भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अब समझिएगा। नॉर्वे अब नॉर्वे को तुलना हम भारत का कर रहे हैं। अब आप बताइए कि नॉर्वे कहाँ है जी, नॉर्वे और भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, यहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या रह रही है, 140 करोड़ की जनसंख्या है। और नॉर्वे की जनसंख्या कितना है, चेक करो मोबाइल में नॉर्वे की जनसंख्या अगर है तो लगभग 50 से 55 लाख, देख लीजिएगा कितना है, हम 50 लाख 55 लाख लिख देते हैं। 50-55 लाख जनसंख्या है यहाँ नॉर्वे का, ये कहाँ 140 करोड़। बताइए क्या तुलना हो पा रहा है? जितना नॉर्वे की जनसंख्या है उतना तो दिल्ली में उससे ज्यादा आदमी रह रहा है, पटना में, समझ रहे हैं। मैंने भारत के बड़े शहरों में इतना जनसंख्या है। अब क्या तुलना करना, दूसरी बात कि यहाँ जो 95% जो है एक भाषी लोग हैं, यानी आप कितना 95% लोग क्या हैं तो एक ही भाषा बोलते हैं, यानी एक भाषा बोलते हैं, एक भाषीय हैं। अत्यंत समरूप समाज है। अगर समरूप समाज होगी तो आपसी तालमेल रहेगा, समझ रहे हैं। भारत में यहाँ 95% एक भाषीय हैं, तो भारत में भाषा हमको लग रहा है कि 22-23 गोले हैं, यानी 22 भाषा मान लीजिए भारत में है। देखिए अंतर कितना है, तुलना हो रहा है तो जनसंख्या भी देखिए 22 भाषा, कई लोग यहाँ तो एक भाषीय है, कई लोग समरूप समाज है, यहाँ समरूप नहीं है, भाषा अलग अलग है, लोगों का विचार अलग अलग है, तो हर चीज को देखा जाता है। तो हालांकि आप लोग बात समझ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सूचकांक आप लोग समझ गए, अब इसके आगे हम लोग अगला सूचकांक देखेंगे। यहाँ तक बात समझ गए तो चलिए ठीक है।